हाय, नमस्कार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो पॉडकास्ट में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे गेस्ट के रूप में, जिनका नाम है मोहन जोशी और प्यार से लोग इनको मोजो कहते हैं। जी हाँ, तो मोहन जोशी जी जो हैं ये एक बहुत बड़े नेचर लवर हैं, बर्ड वॉचर हैं और इन्होंने ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि और ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर नेचर को बहुत करीब से देखा है। और बहुत सारी इनकी दिलचस्प कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं इनके पास में। ये अफ्रीका तक जा चुके हैं और वहाँ से ये वापस अपने भारत भूमि में वापस आए। यहाँ पर ये यूथ के साथ बहुत जुड़े, उनको बहुत प्रेरित किया है नेचर के लिए, नेचर को प्यार देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो हम मोजो भाई से जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची है और इस जर्नी में किस किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं और किस तरह का उनको रिस्पॉन्स आज मिलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि जो मैंने आपके बारे में सुना है क्या वाकई में वो चीजें बहुत सही हैं? मुझे नहीं पता आपने क्या बात सुनी है। कोई बात नहीं, वो मैं आपसे भी मैं बोलूंगा नहीं कि क्या क्या सुना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें बहुत वैसे बताई गई हों या कुछ चीजें मैंने अलग से समझी हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा वो सारी चीजें। तो सबसे पहले जैसे हम ये बोलते हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, और उससे भी पहले आप हमारे ऑडियंस को अपना एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा नाम मोहन जोशी है जी, और लोग मुझे प्यार से मोजो कहते हैं जी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 1995 के आसपास से। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक बच्चों का एक ग्रुप हुआ करता था जो पिकनिक के लिए जंगल जाया करते थे। जी। तो उनको मैंने ज्वाइन किया था और समहाउ वहां से वो शायद कीड़ा अंदर हुआ है जंगल का। मतलब ये एक बच्चों का एक ग्रुप था। हाँ। और ये जो ग्रुप था ये लोग बच्चों को बर्ड वॉचिंग के लिए और पिकनिक के लिए जंगल ले आते थे। बेसिकली उनका मकसद था कि बच्चों को कैसे फॉरेस्ट के साथ, जंगल के साथ, हाँ, अवेयरनेस के माध्यम से जोड़ के रखें। ओके। तो उसको हमने ज्वाइन किया था जस्ट खिचड़ी खाने के लिए। और तो वहां से शायद ही जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ। और उसके बाद तो फिर इवन नॉट इन इंडिया, अफ्रीका भी और कई और इंडिया के कॉर्बेट के अलावा भी और जगह पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। ओके। तो ये सबसे पहले तो बहुत वो है, मोजो नाम कैसे? मोहन जोशी का मोहन जोशी का मोहन का एमओ और जोशी का जेओ। तो किसने दिया? ये मेरी एक दोस्त थी, जब मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसमें एक मेरी कलीग थी। तो हम लोग उस समय अकाउंट करते थे, हमने डेली अकाउंट। तो जो गवर्नमेंट का जो दिया हुआ था उसके अलावा भी कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर होते थे। अच्छा। तो वो सब नोट करते थे। somehow one day it came out like मोजो, मोहन जोशी का उसने मोजो कर दिया। अच्छा। तो मोजो भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो आप पिकनिक गए, खिचड़ी खाई आपने, खिचड़ी टेस्टी होगी इसीलिए फिर आप उससे जुड़े रहे कि भैया बार बार खिचड़ी खानी है तो फिर जुड़ जाओ। तो वहां से आगे कैसे शुरू किया? पढ़ाई का क्या रहा? तो बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है, मैंने बीए किया हुआ है, बीए एमए है, फिर मेरा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी है। अच्छा। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन में जॉब भी किया था, बजाज प्रोडक्शन में था मैं। हम लोग बाइक्स वगैरह असेंबल करते थे। अच्छा। और बट वो ज्यादा चला नहीं है, वो 26 दिन की जॉब थी, मुझे पता है। उसके बाद मैं रिजाइन कर दिया था। एंड आई स्टेड बैक टू वेंट टू कश्मीर। अच्छा। कश्मीर में मैंने 1-2 महीने वहाँ पे रह के माउंटेनिंग किया। आई एम सर्टिफाइड माउंटेनियर ऑल्सो। अच्छा। तो और उसके बाद आई केम बैक, देन आई जॉइंड अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसके बाद तो फिर आई केम इनटू द हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद मैंने कई सारे ग्रुप्स में काम किया, ब्रांड्स के साथ काम किया। देन ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई केम बैक टू कॉर्बेट। तो अभी मैं कॉर्बेट में अपना ही एक छोटी सी ट्रैवल कंपनी रन करता हूँ। अच्छा। तो जो ये बर्ड वॉचर का है और नेचर लवर का जो हम बोलते हैं, ये किस तरह से चीजें आई अंदर? तो आई गेस जब मैं जो आपको बात बताई थी पिकनिक वाली, तो उस समय पे हम वो लोग छोटी जो कॉमन बर्ड्स होती हैं, जैसे अभी भी ये चिड़िया बोल रही है, इट्स अ सनबर्ड। ओके। तो वो इस तरह से आपको छोटी छोटी बर्ड से रूबरू कराते हैं। तो वो इंटरेस्ट, क्योंकि मेरी मदर इटसेल्फ वो फॉरेस्ट के लिए काम करती हैं। अच्छा। तो वी लिव्स इन अ फॉरेस्ट कंपाउंड। अच्छा। तो बर्ड लाइफ और ये सब तो है, और रेगुलरली जंगल में जाना है बचपन से। तो शायद वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था। तो वो
खिचड़ी वाले इंसिडेंट से वो एक उसको एक प्रमोशन मिला। अच्छा। मतलब एक वे मिल गया कि हाँ दिस इज द ग्रुप, इन लोगों के साथ जुड़ के ही हो सकता है। फिर जब थोड़े से बड़े हुए, जब इंजीनियरिंग वगैरह किया, वो अंदर था। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में भी था तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे याद नहीं मैंने कितनी क्लासेस ली होंगी, फिर को लास्ट में नोटिस मिला कि आप एग्जाम नहीं दे सकते बिकॉज आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है। अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंजीनियरिंग को सीरियसली लिया। तो वो इतना हो गया था इंटेंस। अच्छा। और जब मैंने अपना बजाज में जब जॉब ज्वाइन किया था तो मेरे दोस्तों को भी पता था कि इसके बस की बात नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने 26 दिन में रिजाइन किया और अगेन बैक टू नेचर। और फिर उसके बाद आई गॉट वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। जिसमें इंडिया के प्रिस्टीन बर्ड वॉचर थे। ओके। उनके साथ काफी बर्डिंग सीखने को मिली। तो आज की डेट में 600-700 तरह की अलग अलग चिड़ियाओं को पहचान सकता हूँ मैं। और कुछ चिड़ियाओं की आवाज से भी। अच्छा जी। हम तो मतलब अभी ये चिड़ 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 की आवाज आ रही है तो बस हमारे लिए चिड़िया है, बस एक चिड़िया है, ठीक है। और चाहे आप उसको कुछ भी बोल दो जी, लेकिन हमारे पास एक चिड़िया है। बट आप कैसे साउंड पहचानते हो इनका कि ये सनबर्ड है? हर चिड़िया की एक यूनिक साउंड है जैसे। और जब अभी छोटी चिड़ियाओं में क्या उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है। अच्छा। आपको पता है कि जो चिड़िया होती हैं वो साल भर घोंसले में नहीं रहती। हाँ। वो घोंसला बनाती हैं जब उनको एग्स ले करने हो। राइट। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रीडिंग सीजन राइट नाउ। तो ये सब चिड़ियाएं जो बोल रही हैं सिंग कर रही है बेसिकली टू अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स। अच्छा। मैं अभी जब ऑफिस में था तो अब भी एक सनबर्ड वहां पे घोंसला बना रही थी उसकी फीमेल। ओके। तो जो चिड़ियाएं हमारे घर के आसपास मिलती है उनको तो हम बहुत कॉमनली रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका तो डेफिनेटली याद होना लाजमी। हाँ जी। तो अभी जैसे ये है ना कि इससे क्या आपको सेटिस्फेक्शन वाला जो बोलते हैं कि क्या मिलता है वैसा? हाँ ये तो मेरे लिए भी सवाल है, पर व्हेन आई एम इन जंगल और उस तरह के लोगों के साथ रहता हूँ तो वो एक इनर पीस जो होता है और इट्स लाइक कि हाँ और कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा। तो एक पीस मिलता है डेफिनेटली। तो ये भी मैंने सुना है कि आप बाहर भी गए प्रोजेक्ट्स को लेकर, अफ्रीका वगैरह भी गए, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ का क्या अलग और यहाँ इंडिया में क्या अलग? इट वाज वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। लाइक जो उन लोगों के जो मॉडल्स हैं काम करने के, इट्स वेरी डिफरेंट। हमारे यहाँ जैसे बहुत ही बाउंडेशंस है टूरिज्म को लेके भी। इफ यू टॉक अबाउट द टाइम, इफ यू टॉक अबाउट द लिकर पॉलिसी एंड ऑल, वो सब बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, पर वहाँ पे ये सब नहीं है। ओके। और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। अल्टीमेटली इट्स एंटरटेनमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट सफारीज एंड ऑल। राइट। तो ये अल्टीमेटली एक एंटरटेनमेंट सेक्टर है। हाँ। तो इसको इतना स्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं जैसा अभी इंडिया के अंदर हो रहा है। इट्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम, फाइन, बैन्स एंड ऑल, ये सब चल रहा है। तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। Let people enjoy ये सब। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी तो है ना? हमारे इंडियन का थोड़ा कल्चर भी अलग है। अगर थोड़ी लिबर्टी मतलब लिबर्टी दो तो फिर वो चढ़ के वो एकदम हो जाते हैं कि तेरा भाई अब बट हमें कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए थोड़ा सा। मतलब वो क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो निकालना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, एक और इंसिडेंट मुझे ऐसे ही मतलब जो सुना था कि आप अफ्रीका में गैंडे के पीछे भाला लेके भाग रहे थे, कुछ समथिंग, वो क्या है? इट वाज अ फन पार्ट। लाइक हम लोग वहाँ पे क्या था, हम जब अफ्रीका में थे तो हम लोगों ने एक 160 किलोमीटर का वॉक किया था। 160 किलोमीटर का वॉक? इट्स कॉल्ड ग्रेट वॉक। अच्छा। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका तो इधर मोम्बासा के पास तक आता है टिल इंडियन ओशन। तो उसमें हम लोग पूरा वॉक करके कवर करते। वी यूज्ड टू वॉक लाइक 15 to 20 किलोमीटर पर डे। ओके। एंड देन वी स्टेड इन टेंट्स। तो वहाँ पे एक बार हमारे रिवर के पास में हम लोग थे तो एक गैंडा जो था वो इधर अप्रोच कर रहा था टेंट की तरफ। तो हमारे साथ वो जो वहाँ के ट्राइबल थे, लोकल, वो लोग थे, तो दे वर डूइंग द सेम भाला लेके। तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया। आई वाज ट्राइंग टू डू। पर वहाँ पे जो गैंडे हैं वो दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव। लाइक अच्छा, हिप्पो है, गैंडे हैं, दोस आर वेरी वेरी एग्रेसिव। मुझे जब ये बताया था ना कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, मैं इमेजिन कर रहा था उस टाइम पे कि भाई कोई आदमी मतलब पीछे की आगे को भागने की बजाय कि भाई गैंडा आ रहा है तो उसकी तरफ को भाला लेके भाग रहे हो। वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्टून सीरीज वगैरह भी आती थी, कुछ तो था। मतलब मुझे ना मतलब ऐसा विजुअलाइजेशन ही बहुत अलग ही यूनिक टाइप का विजुअलाइजेशन था मेरा। वो मेरे साथ जंगल में इस तरह के काफी सारे एक्सीडेंट हैं इंडिया के अंदर। हाँ। तो कुछ तो एक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हाँ।
तो एक बार हम लोग एक रिसर्च के टाइम की बात है ये, हम लोग एक सैंपल करते थे ट्रीज में जब फ्रूट आते हैं तो कौन कौन सी चिड़िया है उनको खाती हैं, अच्छा, और कितने अमाउंट में खाती हैं। अच्छा, तो हम लोगों का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रहता था, हम एक पेड़ के नीचे बैठ के लगातार देखते रहते थे कौन सी चिड़िया आई, उन्हें कितने मिनट खाया, क्या खाया, किस स्पीसीज ने खाया। अच्छा, तो एक साइड पे था तो वहां पे एक हाथी भी आता था, एक टस्कर था। एलिफेंट्स में जो तो दो तरह के हाथी होते हैं, अच्छा, एक विदाउट टस्क, एक टस्क वाले। तो टस्क वाले इज टस्कर, ओके, विदाउट टस्क इज मकना। अच्छा, राइट। हाँ, तो एक टस्कर आता था, उसका वो एक्चुअली जो हमारी साइट थी वो दैट इज वेरी क्लोज टू विलेज, और उस समय गांव में गेहूं पके हुए थे। तो उसका काम था हाथी का रात को गांव में जाके गेहूं पे रेड करना, और वापस आके फिर वहां पे उस साइट के आसपास छुप जाना दिन में। अच्छा। तो मेरे दोस्त ने मुझे वहां ड्रॉप किया और मैं बैठा, उतनी देर में वो हाथी आया तो मैं पेड़ पे चढ़ गया। तो जब वो मेरा दोस्त वापस आया था, उस दिन बाइनोकुलर भूल गया था कैंप साइड पे। वापस बाइनोकुलर लेके आया तो मैं पेड़ पे चढ़ा था, हाथी नीचे खड़ा हुआ था। तो हम लोग वो सैंपल साइड पे मैं बैठा ही था, तो वो हाथी के साथ रेगुलर ऐसा होता था कि मतलब कभी वो पास आ जाता था उस साइड के, तो वो चार्ज करता था। अच्छा, चार्ज मतलब मॉक चार्ज करते हाथी, खाली डराने के लिए, और तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। अच्छा, तो ये रहा। तो हम लोग साइड पे थे, हमने काम निपटाया, तो हमें हाथी नहीं मिला, 2-3 दिन नहीं मिला। तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि सडनली क्या हुआ, एक गया कहाँ हाथी। और उस दिन हमारा काम थोड़ा जल्दी निपट गया था, तो हमारे साथ 2 असिस्टेंट भी थे। हमने सोचा आज थोड़ा सा ढूंढते हैं इसको कहाँ गया अगर। तो करीब 600-700 मीटर ढूंढने के बाद वी फाउंड ए ड्रैग मार्क। अच्छा, एक ड्रैग मार्क मिला हमें। और जब हमने उस ड्रैग मार्क को फॉलो किया तो आधे किलोमीटर के अंदर वो हाथी मिल गया। अच्छा, तो ही वाज लैंपिंग, उसके इधर आगे वाले इस शोल्डर पे गोली लगी। तो वो अपना पैर नहीं उठा पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने, और वो ही वाज गोइंग अप हिल, और उसी हिल के नीचे एक नदी थी रवासन कर, दिस साइड फॉल्स इन राजाजी नेशनल पार्क। ओके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया इसको थोड़ा सा हल्ला करके पुश करके इसको नीचे को पुश करते हैं, ताकि नीचे को जाएगा, पानी वानी पी के सर्वाइव। यही अप्रैल मई का टाइम था। और फिर हमने उसको पत्थर उत्थर मार के थोड़ा हल्ला करके पुश करना स्टार्ट किया ताकि नदी को चल जाए। थोड़ा तो भागा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, 200-300 मीटर। उसके बाद उसने रिवर्स लगाया। अच्छा। और वो हमारे पीछे। तब उसका पैर भी उठ रहा, सब कुछ। उसने हमें ऐसा दौड़ाया उस दिन। तो हम लोग लैंटाना करके एक बुसेस होती है, तो उसके अंदर से झाड़ियों से कांटों से भाग रहे थे हम, पूरे छिल गए थे पूरे, मतलब सब सामान गिर गया था। उसने भी बोला होगा ना कि भाई मैं आराम से पड़ा हुआ हूँ, मुझे लेने दो एनर्जी थोड़ी सी, मैं चला जाऊंगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म किया कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे कुछ देखा है। उन लोगों ने फिर उसको पकड़ के साथ उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया। अच्छा, तो गोली किसने, मतलब गांव में कई बार क्या होता है जब रेड करते हैं तो गांव वाले फायर वगैरह करते हैं उनको भगाने के लिए, तो मे भी उसको लग गई थी। तो और क्या ऐसा कोई और इंसिडेंट कुछ? ऐसे काफी सारे क्लोज एनकाउंटर्स हैं। इवन एक बार हम लोग टाइगर के साथ भी है। एक बार हम लोग ट्री सैंपलिंग जब कर रहे थे तो हम उसमें ट्रीज की मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो वॉक कर रहे थे ऐसे ही, अगेन दिस वाज इन राजाजी आल्सो। तो वॉक करते हुए हम लोग, काफी डेंस फॉरेस्ट था, तो थोड़ा हटा के जब पहुंचे एक ट्री के पास तो सडनली आगे टाइगर ही खड़ा था बिल्कुल। और मैं थोड़ा नया था उस समय, तो मेरे साथ एक मेरा कलीग और था। तो मैं जैसे ही वापस रिटर्न हुआ भागने के लिए, तो उसने मुझे पकड़ लिया, जैसे रुक जाओ फिर भागेगा। तो टाइगर भी शायद सबएडल्ट टाइप कुछ था। तो ही आल्सो लाइक गेट टेरिफाइड, और वो थोड़ी देर रुका, फिर ही रैन बैक। हाँ, वो भी नया टाइगर था। अच्छा, तो ऐसे हम बच गए। चलो, ये मतलब अभी हम ना कल रात में यहाँ से जा रहे थे वॉक करते हुए, तो जो मेरा कलीग है वो मुझे बार बार मतलब बोलता है कि, क्योंकि बोलता क्या, मुझे पता भी है कि रामनगर है, जिम कॉर्बेट है, तो सब ओपन है। तो पहले मेरा एक थोड़ा सा ये डाउट था, मुझे ही लगता था कि जिम कॉर्बेट एक सराउंडिंग में होगा, उसको जिम कॉर्बेट बोलते हैं, फिर उसके आगे इधर को रामनगर और उधर को ऐसा होगा, तो जिम कॉर्बेट एक बाउंड्री होगी कहीं ना कहीं, बड़ी सी बाउंड्री। बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ, जिसके बाहर नहीं निकल पाएगा शेर। बट मुझे कल पता लगा कि मतलब वो ओपन ही है पूरा, और जिम कॉर्बेट के अंदर रामनगर है। तो इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत सारी लाइक गाइडलाइंस वगैरह होती हैं। इसीलिए आप एक बाउंड्री को, जो आपकी वॉल है, उस पर सर्टेन हाइट से ऊपर नहीं कर सकते।
अच्छा। बिकॉज क्या होता है जब टाइगर के बच्चे होते हैं तो दे नीड अ डिफरेंट स्पेस। अच्छा। टाइगर्स इज वेरी हाईली टेरिटोरियल, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी टेरिटरी को ढूंढनी होती है। अच्छा। तो अगर आप बाउंड्री वॉल इस तरह से बड़ी कर देंगे तो दे कांट गो लाइक अपनी टेरिटरी ढूंढने के लिए। तो इसीलिए हमारे जंगल भी ब्लॉक नहीं होते। Okay. जहाँ पे आपको विलेज और हैबिटेशन मिलेगी वहां पे यू विल सी फेंसिंग, बाउंड्रीज एंड ऑल, अदरवाइज इट्स ओपन। राइट। तो हमारे कई बार यहाँ के जो हाथी हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून और इस फॉरेस्ट को यूज करते हुए यहाँ से नेपाल तक जाते हैं। अच्छा। यानी इसीलिए पॉसिबल है ताकि फ्री मूवमेंट है, बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप ड्राइव करेंगे पहाड़ से नीचे की ओर, बीच में आप साइन बोर्ड देखेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर लाइक दैट, बीच में से जो रास्ता आता है। राइट। उसमें कोई साइन बोर्ड्स लगे हैं ना बीच में मोहान के आसपास से, एलिफेंट कॉरिडोर, ये कॉरिडोर। तो ये वो कॉरिडोर्स हैं जो ये बड़े फॉरेस्ट के बीच में छोटे छोटे पैच बचे हुए हैं जिनको एलिफेंट्स यूज करके दूसरे फॉरेस्ट में जाते हैं। ओके। इट्स लाइक दैट। इसीलिए फॉरेस्ट के आसपास ये थोड़े से लिमिटेशंस रहते हैं कि आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं। राइट। अच्छा, तो चलिए ये तो इन लोगों की बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज आप कर रहे हैं, जो आपने बताया कि हम ट्री सैम्पलिंग करते हैं, हम लोग बर्ड्स को हम वॉच करते हैं कि कैसे, तो इसके लिए क्या पढ़ाई होती है या क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है, क्या कोर्स कुछ ऐसा होता है? डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ में एमएससी अगर आप करते हैं तो वाइल्ड लाइफ एमएससी भी है। अच्छा। नैनीताल में भी है आई गेस। और उसके अलावा इकोलॉजी के काफी सारे कोर्स हैं। एक बहुत अच्छा मास्टर कोर्स बेंगलोर में है इसका, मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस ऐसे करके, तो इस तरह कोर्स है। बट मैं यहाँ पे आया था अपने इंटरेस्ट की वजह से, तो मेरी टेक्निकल पोस्ट थी। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ था तो टेक्निकल पोस्ट में मैंने इस प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। बट ड्यू टू इंटरेस्ट तो वो होते होते इतना बड़ा हो गया कि उसके बाद तो हमारी काफी बड़ी टीम हो गई थी। वी वर लाइक 25 to 30 पीपल इन अ टीम, और काफी बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। हम लोग तो ऐसी अजम्पशन है कि आने वाले 10-20 सालों में जब पृथ्वी का टेम्परेचर राइज होगा 1 or 2 डिग्री, तो सम ऑफ द प्लांट स्पीसीज हैज टू माइग्रेट। अच्छा। तो वो खुद तो चल नहीं सकते, तो उस समय पे डेफिनेटली कुछ एजेंट्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हेल्प करेंगे। ओके। तो बर्ड्स खाती हैं और पूप करती हैं, तो वो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। राइट। तो हम लोग वो ऐसे इस तरह के ट्रीज को और इस तरह के एनिमल स्पीसीज को, बर्ड्स को देख रहे थे। अच्छा। तो ये वो था। ओके जी। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम शायद इतनी बात कर रहा हूँ इन चीजों के बारे में, और ये बहुत अपनी सोच से बहुत परे है। हम तो इतना नहीं सोचते हैं। हमारा तो बस इतना है कि भाई सुबह सूरज उगा, सुबह हुई, हमने काम पे जाना है, काम करके रात को आना है। और मैक्सिमम इंडियन के लिए ऐसा ही यही है। आप शायद कुछ और भी जो बच्चे हैं, यूथ है, उनके साथ भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने ज्वाइन किया था, तो फिर हम 4-5 दोस्तों के मन में भी ये थॉट आया कि अगर हम लोगों पे इसका इतना इम्पैक्ट है और इतनी लिमिटेड रीच है, तो अगर हम लोग इसको और बच्चों के साथ ले जाएं तो कैसा होगा। तो प्रेजेंट टाइम पे अप्रोक्स 40 स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और अप्रोक्स 4000 बच्चे हैं हमारे पास। तो उन बच्चों के साथ हम रेगुलर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे उन बच्चों को अगेन जंगल में लेके जाना, बर्ड वॉचिंग के लिए, फोटोग्राफी टूर्स हैं, पिकनिक टूर्स हैं, और काफी सारे ऐसे एनवायरमेंटल डेज होते हैं, वो उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। और तो मकसद वही है, और अचीवमेंट ये रही है इतने साल काम करने के बाद, एक बच्चा है हमारा जिसने इसको परस्यू किया है अपने कैरियर में भी। अच्छा। एंड नाउ ही इज डूइंग हिज पीएचडी इन एनवायरमेंट साइंस में। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम तो बहुत लोगों को हमने सुना है, बहुत बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जो रियल में जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप बताता है आपके काम को। तो हमको आज बहुत खुशी होती है कि कम से कम एक बच्चा है उसने इस चीज को परस्यू किया। हम भी नहीं कर पाए, हम भी उसको नहीं ले जा पाए एजुकेशन में, बट उस बच्चे ने परस्यू किया है। तो अभी एक ने किया है, अभी तो फिर जुड़ते जाएंगे, तो फिर क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो बात हो गई उस बच्चे को 100% पे ले जाने वाली, पर अभी कम से कम उन 4000 बच्चों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि उनको पता है कि हाँ हमको नेचर को लेके क्या करना है, किस तरह का एक थॉट प्रोसेस की बात होती है। तो उनके अंदर वो थॉट प्रोसेस तो पहुंच गई है। तो वो आज यहाँ है या कहीं भी होंगे तो इसके बारे में बात तो करेंगे। सेंस उनके अंदर वो मतलब वो ब्लाइंड नहीं है इस चीज को। राइट। तो उनको एक सेंस है, और डेफिनेटली वो जहाँ भी रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे और लोगों को भी वो बात पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो उस बात का सेटिस्फेक्शन है। तो कुछ एंटरप्रेन्योर वाली चीज भी कुछ है, आपने कुछ अपना स्टार्ट किया? आफ्टर लॉकडाउन तो जब घर वापसी हो गई थी
तो मेरा मकसद भी यही था, सो आई वर्कड इन सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, देन वेंट टू अफ्रीका। मकसद ये था कि एक्सप्लोर करके आऊँ किस तरह से इस तरह के बिजनेस रन करते हैं। एंड मतलब हमारे यहाँ पे कोई इतना परफेक्ट मॉडल नहीं है। इफ यू कंपेयर विद द सेंट्रल इंडिया, तो वहाँ पे बहुत ही सटीक मॉडल्स हैं वाइल्ड लाइफ के। और इसीलिए शायद मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट गोज देयर। हम लोगों को याद है, हम लोग छोटे हुआ करते थे, 1995 की बात है। तो विंटर्स के टाइम पे अपनी हम देखते थे रामनगर में गोरों की भीड़ लगी रहती थी, बहुत अंग्रेज आते थे यहाँ पे। अच्छा। पर अभी वो सारा अंग्रेज उधर डाइवर्ट हो गया। तो वो सब मॉडल्स देखने के लिए गया था मैं। फिर देन आफ्टर लॉकडाउन आई स्टार्टेड माय ओन थिंग, ग्रीन एस्केप सफारीज के नाम से। और अभी हमारा भी मकसद वही है, लोगों तक वो सर्विस पहुंचाना। जो भी लोग, हम ऑल इंडिया टूर्स करते हैं। अच्छा। तो लोग कोविड आते हैं हमारे साथ, दूधवा जाते हैं, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, सब जगह टूर्स हम लोग करते हैं। अच्छा जी। तो मतलब एक ग्रुप बना के आप लोग जाते हैं। हाँ। और मतलब लाइक माइंडेड लोग हैं। हाँ। बेसिकली वही है, अभी सब लोग एक्सपीरियंस है, तो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ बांटना। हाँ। कैसे उनके एक्सपीरियंस को हम और बढ़िया कर सकें जी, तो वो हमारा मकसद रहता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज है जी। तो मैं इसके अंदर जो ये चीज जानना चाहूंगी कि कोई भी चीज इस तरह की खास तौर पे आसान नहीं होती है। उसको आप चाहे प्रोफेशनली लें या आप उसको एज अ हॉबी लें, वो परस्यू करना एक टाइम बाद ही लगता है कि बस यार अब हो गया। हाँ, हम तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर? काफी चैलेंजेस आते हैं। जैसे हम लोग, जैसे रामनगर स्मॉल टाउन, तो टेक्नोलॉजी वाइज ये जगह, और हम लोग खुद भी, हम 90s बॉर्न है तो काफी पीछे हैं। तो आज टेक्नोलॉजी में तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं। तो और आज सब सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें हम थोड़ा सा फील करते हैं कि हाँ, वो एक लैकिंग है। फील्ड में आप, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट आजकल तो आदमी सब ऑनलाइन ये सब चेक करता है, तो उसमें थोड़ा सा फील करते हैं वो एक टफ टाइम है। और डेफिनेटली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा फंड्स की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो वो सब, ये सब चैलेंजेस आते रहते हैं, और टाइम तो लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन अगर वो ये ना कंसिस्टेंसी अगर बनी हुई है, तो फिर वो सक्सेस होने से उसको फिर कोई नहीं रोकता। हमारा भी मोटो वही है, और हम भी उसी के लगे हैं। आज इट्स बीन लाइक 3 साल होने वाले हैं। ओके। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, बट वो कंसिस्टेंसी है, तो ठीक है, एक फ्लो बना हुआ है, और होते होते सब चीजें स्ट्रांग होती हैं, और वही सब चल रहा है। राइट। तो अभी मतलब जैसे ये आपने अपना स्टार्ट किया है, 3 साल इसको हो चुके हैं ग्रीन एस्केप को, इसको आगे किस उस पे लेकर जाना चाह रहे हैं आप? क्या इसका विजन क्या है इसका? इसका विजन, हम लोग इसको बहुत ही लिमिटेड रखना चाहते हैं। मतलब हम जो जितना भी, मतलब बेसिकली इनबाउंड जो क्लाइंट है, हाँ, उस क्लाइंट के लिए और एक रीजनेबल रेंज में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। ओके। और बहुत प्रीमियम नहीं करना चाहते हम, तो यही है। जैसे हम जो भी कुछ करते हैं ना, तो हमारा एक फैमिली सपोर्ट भी होता है कि भाई वो हमें कितना सपोर्ट करती हैं, तो भी हम लोग कुछ आगे बढ़ पाते हैं, वरना वो भी नहीं हो पाता। तो आपका कैसा रहा, मतलब फैमिली की तरफ से किस तरह का आपको? अगर आई गेस आप भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है हमारे लिए जंगल तो वही है। घर की मुर्गी कहते हैं ना, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर वाला जंगल तो क्या है। तो अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, आज से 2 साल पहले तक मेरे घर वालों को समझ में नहीं आता था कि मैं करता क्या हूँ एक्चुअली, और क्यों करता हूँ ये सब। क्योंकि मैं एक इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी। आज जो मेरे साथ वाले जिन्होंने कंटिन्यू किया है, दे आर हैविंग अ गुड पैकेज एंड ऑल, तो उनको आज भी वो कन्विंस नहीं कि मैं क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ, बट ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। तो वो एक अच्छी बात है। हम लोग इसी बात को लेकर हम वो हो जाते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड, देन बाकी सब ठीक है। और लेकिन जो हमारे साथ के लोग, ये जो बड़ा बड़ा पैकेज बोल के, क्योंकि आज ये बहुत वो हो गई है कि आपने बोला कि अरे यार मैं उस एमएनसी में हूँ, मेरा ये पैकेज है 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का पैकेज ले रहे हैं, और ले रहे हैं। हम लोग को शायद 50 लाख कमाने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके ऊपर मतलब हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, गाड़ी घर सब कुछ ले लिया, शादी और सब कुछ हो गया है। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि यार हम सेटिस्फाइड हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या आपके केस में क्या लगता है कि मतलब
वो चीज भी कई बार लगता है कि कुछ ऐसा रिग्रेट जैसा कुछ? डेफिनेटली वो हिट करती है कहीं पे 1-2-3% के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड, तो मैं उसको गर्व से बोल सकता हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड। हाँ। और आज वो लोग भी जब हमको मिलते हैं तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि वी आर हैविंग अ बेटर लाइफ देन देम। उनके पास कोई लाइफ नहीं है, पर वो लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट उन लोगों ने इतना इतना एक्सप्लोर किया है। हाँ। ना वो हम लोग जैसे काफी सारे खुद से भी कैंपिंग वगैरह करते हैं, गैस के लिए तो हम करते ही हैं। हाँ। और खुद से भी इटसेल्फ, मतलब जो मेरे आसपास जितने भी दोस्त हैं उन सब लोगों को मैंने कैंपिंग कराया, कहीं पे ट्रैक कराए हैं। अच्छा। तो उनको भी पता चलता है कि हाँ, उनसे बेटर लाइफ जी रहे हैं, तो वो खुद बोलते हैं कि हाँ। तो और जैसे क्या क्या और कुछ चीजें आपके पास हैं जो हम मतलब अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले, या उनको आप एक कुछ मैसेज देना चाहते हो, या फिर आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जिसमें आपको लगा कि यार सपोर्ट मिलना चाहिए था? आज की डेट में मुझे जो लगता है कि फिजिकल फिटनेस को लेके, हाँ, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं। एक कोर्स हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है, कुछ डिफेंस इंस्टीट्यूट है, जैसे NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ऐसी एक मनाली में इंस्टीट्यूट है, कश्मीर में। यहाँ पे एक 30-31 दिन के कोर्स चलते हैं। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे आप जाके 31 दिन तक रह सकते हैं, और वहाँ सब्सिडाइज कोर्स है, गवर्नमेंट उसका खर्च उठाती है। आपको कुछ बेसिक 20-25-30% कुछ देना होता है, और वहाँ पे वो आपको टीच करते हैं कि आपको अपना स्टेमिना कैसे बिल्डअप करना है। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कोर्स है, जिसको मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट सबके लिए। सबके लिए। ओके। ठीक है। एक वो चीज है, और कैसे हम मतलब जो हमारे स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे हम कैसे इस तरह के थोड़े से नेचर बेस्ड प्रोग्राम्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो जिस तरह से अभी क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है, जंगल्स कटते जा रहे हैं, और अब यहाँ पे भी जब इस तरह के अटैक्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो लोग सीधे टाइगर को मारने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। तो हम लोगों को उसके पीछे की इकोलॉजी को सब समझना पड़ेगा। हाँ। और अगर हम बच्चों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डाल देंगे, तो बच्चे जिस फील्ड में जाके कल को मास्टर रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे, तो अगर उनके हाथ में पावर रहेगी तो वो डेफिनेटली मारने के भी नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे उस चीज का। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स ये सब डालने चाहिए। एक बीच में आपने एक बात बताई थी कि आप माउंटेनियरिंग भी और सर्टिफाइड माउंटेनियरिंग, तो ये कैसे बीच में आया एकदम, और वो भी मतलब फिर 2 महीने 3 महीने कितने आपने टाइम किया? ये बेसिकली मेरा जितने भी नेचर बेस्ड जो भी प्रोग्राम्स हैं उस सब में मेरे को इंटरेस्ट है। अच्छा। और ट्रैकिंग का मुझे बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट है, तो काफी ट्रैक्स मैंने किए भी हैं। तो ये बात है, मेरे को किसी के थ्रू पता चला था कि इस तरह के कोर्स होते हैं, और वेरी नाइस। आप सोचते हो 30 दिन का कितना चार्ज करते होंगे वो लोग? मैं तो इट वाज 4000 एट दैट टाइम। अच्छा। 4000। और 30 दिन आपको रहने को मिलता है वहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटीज हैं, गुड फूड एंड ऑल। पूरा माउंटेन में पहले बेसिक ट्रेनिंग होता है, फिर दे टेक यू ऑन द ग्लेशियर एंड ऑल, वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो पूरा सब सिखाते हैं, नोट्स बनाना सिखाते हैं आपको, सर्वाइवल अपने बैग पैक करने सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। ओके। तो इट्स रियली वर्थ इट। इस तरह की चीजें तो ये डेफिनेटली होनी चाहिए। मतलब ये अपने जो स्कूलिंग है ना, उसी में हो जानी चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने जो बात एक स्टार्टिंग में कही थी ना कि बाहर कंट्रीज में उनका एक अलग मॉड्यूल बना होता है, उनकी वो चीजों का पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से उन्होंने हर चीज की है, लिबर्टी दी हुई है, आपको जो चीज करनी है करो वो चीज। और यहाँ नहीं है वो चीज। उसका रीजन भी यही है बिल्कुल कि हम लोग ना फंस जाते हैं, हम लोगों का एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता। देखिए हम में से कितने सारे बच्चे, मैं अपने क्लासमेट में भी नाम में ऐसे गिना सकता हूँ फिंगर्स पे, कितने लोगों ने कहाँ तक गए। कोई लोग शहर के बाद और स्टेट के बाहर ही नहीं निकल पाते, तो उनका एक्सपोजर क्या होगा, कैसे कम्पीट करेंगे बिल्कुल और लोगों के साथ। तो यही चीज ना हर जगह मैं देखता हूँ कि देखो हमने बहुत सारी चीजें वेस्टर्न से कॉपी कर ली हैं, उनको फॉलो करने लग गए हैं, अडॉप्ट कर लिया है। क्या म्यूजिक, गाना, नाचो, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल, लिव इन वगैरह में रह लो, ठीक है, और थोड़ा सा कपड़े फैशन। बट एक्चुअल में जो चीज हम लोगों को करनी चाहिए फॉलो ना, हम कहते हैं कि अरे चलना हमारा सही चल रहा है। 2 महीने जैसे अब हमारा समर वेकेशन होता है, आप उस टाइम करो ऐसी चीजें, एक्टिविटी। हम लोग प्लान कर रहे हैं समर्स में बच्चों के लिए कैंप्स प्लान कर रहे हैं। उनको छोड़ो और खुद से भी हम करते हैं। लास्ट के मॉनसून के टाइम पे हम लोग पूरे 2 महीने पहाड़ों में थे, हम लोग घूम रहे थे। हाँ। अलग अलग जगह पे।
क्योंकि हमारा जो पूरा सीजन रहता है वो बिजी रहता है फॉरेस्ट के हिसाब से। राइट। मानसून के टाइम पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो टूरिस्ट के लिए शट डाउन हो जाते हैं। अच्छा। तो दैट टाइम ओनली वी गेट टाइम, तो उस टाइम पे हम लोग भी पहाड़ों पे निकल जाते हैं, कैंप्स करते हैं, ट्रैक्स करते हैं। इतना कुछ है हमारे उत्तराखंड में देखने के लिए, बहुत कुछ है उत्तराखंड में। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि हम लोग जो जा रहे हैं ना, उत्तराखंड के लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि बाहर का लोग उत्तराखंड के अंदर कितना आ गया, कितना आ रहा हो, कितना इन्वेस्ट किया, वो कितना अच्छा उन लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल कि कितना कुछ हमारे पास है। तो एक मेरे को एक और चीज लगती है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। मतलब हमको कभी नहीं पढ़ाया था कि आप थोड़ा सा पैसा कैसे बचा सकते हैं, पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे कभी वॉरेन बफेट वगैरह को, 9 साल की उम्र से वो लोग शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 9 साल में आपकी समझ कहाँ थी, आप बताइए। कंचे खेल रहे थे और वो लोग 9 साल से कर रहे हैं। तो एक मतलब जैसे आपने बोला था कि आपके पास खुद नहीं होगा खाने के लिए, तो क्या करोगे, क्या करेंगे। तो ये वो वाली बात है। ये 2-3 की पॉइंट्स हैं जिसपे देखना चाहिए, है ना, रियली वो भी है। और दूसरा है कि रिस्क फैक्टर। देखो आप रिस्क नहीं लोगे बचपन से ही, अगर हम लोग ये बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता उसमें, खाली में अभी ये नुकसान हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा, अगर ये ना कहे कि अगर हम लोग कहें कि करके देख ले, क्या पता हो जाए, हम उसको बदल दें, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, जो उत्तराखंड के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर और अपने नेचर को लेकर, टूरिज्म को लेकर, ये बहुत बड़ा स्कोप है अगर लोग करना चाहें तो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तभी नौकरी मिलेगी। साउथ ईस्ट में कितनी सारी कंट्रीज हम देखते हैं, इनकी बात करते हैं, बैंकॉक, मालदीव वगैरह, सब टूरिज्म बेस्ड सारी इकोनॉमी है। आज ये जितनी भी अरब कंट्रीज में दुबई ये सब क्यों टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, सब इसका पोटेंशियल समझते हैं। राइट। और हम फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास इतने जंगल हैं और इतने एनिमल्स हैं। हमको पहले बोनस भी मिलता था, ठीक है, 500 करोड़ ऐसे कुछ बोनस मिलता था इंडिया को फॉर इस ग्रीनरी, क्योंकि हम बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द वर्ल्ड। ओके, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा भी होता है अभी। वाह, तो ये भी नया एक वो है, ग्रीन बोनस कहते हैं उसको। तो वो इंडिया को मिला करता था बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बचाना ये हमारे लिए नहीं है ना, वर्ल्ड के लिए भी है। राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेटली इनमें किया जा सकता है। चलो, मैं भी थोड़ी देर के लिए मोजो बन जाता तो मैं भी अब जो है धीरे धीरे, हो सकता है मैं अगर ऐसे इंटरव्यू करता रहा तो मैं ये सब छोड़ छाड़ के मैं जंगलों में ही ना मिल रहा हूँ, भाला लेके भाग रहा हूँ पीछे पीछे। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करने का भी। अभी मैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी यही जानना चाहती है कि मतलब कितने स्कोप्स हैं, बाहर से सब देखते हैं। रामनगर, अच्छा रामनगर, हाँ, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम लेना है, उसके बाद होटल लेना है, 4-5 पार्टी वार्टी एंड वापस चल लो, इतना ही है। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी समय में जो इंटरव्यूज किए हैं, जिन लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, आपके साथ बातचीत हुई, मुझे ये लगता है कि इसके बाद ना लोग का थोड़ा सा नजरिया बदलेगा, लोगों का विजन थोड़ा सा बदलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे साथ जो गेस्ट ट्रेवल करते हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को इतना सीखने को मिला और मैं वो डिलीवर भी कर पाता हूँ। तो मेरे बहुत सारे गेस्ट हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उनके आप फीडबैक्स देखेंगे, वो बोलते हैं ये चिड़िया देख ली हमने, हमारा आज का दिन बन गया। अच्छा, वो देखने टाइगर आए थे, तो आज हम उनको इतना कन्वे कर पा रहे हैं कि वो इतने खुश हो जाते हैं। हमने एक हाथी देख लिया, हमारा दिन बन गया, देखने टाइगर आए थे। आज के एक्चुअली जो कोई जंगल भी जाते हैं, नहीं, बहुत सारी पब्लिक है जो गेस्ट जंगल जाता है, उनका सबका फोकस है उनको टाइगर देखना है। और उनका पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है। तो जब सेल्स करता है आदमी तो टाइगर को आगे रख के सेल्स करता है, उसको लगता है कि मैं जंगल में घुसते ही टाइगर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो पर हम लोग इतना कर पाते हैं, मतलब खाली जंगल घूमने मतलब ये नहीं है कि आप गए और आपने बाघ देखा और आप बाहर आ गए। और टाइगर भी ऐसा नहीं कि आपके लिए बुके लेके खड़ा हुआ है वहाँ, ठीक है। देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइगर्स, और एक टाइगर की टेरिटरी 30-40 किलोमीटर की होती है। अच्छा, तो आप मान के चले कि 30-40 किलोमीटर में आपको एक मेल एक फीमेल मिलेगी और टाइगर ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप इतने टाइगर सेंट्रिक होके जाएंगे तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। पर उसके अलावा छोटी छोटी चीजें बहुत है देखने को, ठीक है। और कॉर्बेट तो इतना डाइवर्स है, इतना सुंदर जंगल है। हम लोग वी आर लाइक 60% ऑफ इंडियाज बर्ड फाउंड्स इन कॉर्बेट। अच्छा, 55-60 तरह की यहाँ पे स्पीसीज मिलती है मैमल्स की, ठीक है। उसके बाद रिवर से, फॉरेस्ट से और हिमालय से सराउंडेड है। तो वी आर रियली ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा। दूसरी चीज मैं आपसे, मुझे भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि
हम लोगों ने बहुत बातचीत की है अभी, और मुझे तो समय का भी नहीं पता कि कितना टाइम हो गया, लेकिन मतलब कितना टाइम हो गया वो पता लग गया, कितनी देर से हम बात कर रहे हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो हमारी ऑडियंस है उसको कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस करना चाहते हो कि इस नेचर से जुड़ने के लिए वो क्या करें, किस तरह से इसका अपना नजरिया बदलें, कुछ डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा सब लोगों को, मतलब जो लोग ट्रेवल करते हैं, हाँ। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि लोगों को विद इन द कंट्री ट्रेवल करना चाहिए। हाँ। और जो लोग थोड़ा सा जो जंगल को जानते भी नहीं, लाइक मैं मेट्रो पीपल्स के बारे में, जो मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो लोग शायद थोड़ा जंगल से, डस्ट से, जंगल से, इन सब से दूरी बनाते हैं थोड़ा। उन लोगों को थोड़ा जंगल की ओर जाना चाहिए, और एटलीस्ट अच्छे लोगों के साथ, अच्छे गाइड्स, अच्छे नेचुरलिस्ट, उनके साथ जंगल जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए उसको। एंड रिसर्च भी ऐसा कहती है कि जो लोग जंगल में जाते हैं, जो लोग जंगल के आसपास चिड़ियों की आवाज़ें सुनते हैं, उनमें जो स्ट्रेस लेवल होता है वो 25-30% कम होता है इन कंपेयर टू द अदर पीपल। ये तो ऐसी तो बहुत सारी रिसर्च है। ये फैक्ट तो जितना आप नेचर के नजदीक रहेंगे, जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल है, जब मैं चिड़िया की आवाज सुनता हूँ, मैं देखता हूँ एक लाल कलर की चिड़िया बैठी है, तो मेरे मुंह से क्या निकलता है, वाव। वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके अंदर पर। तो हम लोग जब अच्छी बातें बोलते हैं तो अच्छा हमारे गुड हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम क्यों नहीं होगा। तो ये है, तो डेफिनेटली जहाँ पे भी आप रहते हैं अपने आसपास के जंगल जाइए, अदरवाइज यू मोस्ट वेलकम टू जिम कॉर्बेट। हाँ। हम ही लोग देखो ना, हम लोग जब गांव जाते हैं तो दिल्ली के उसमें हम लोग चाहे कौवा काव काव करे या कोई चिड़िया करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा। बट जब गांव जाते हैं सुबह 5 बजे से वो ची 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 की आवाज आती है, आपकी नींद अपने आप खुलती है और आपको इतना अच्छा लगता है वो चीज कि मतलब मॉर्निंग एकदम फ्रेश होता है, वो अपने आप ही होता है। वो आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप अच्छा गांव आ गए ऐसा फील करके उठोगे, नहीं, वो अपने आप ही एक कनेक्शन बनता है उसके साथ में, तो फैक्ट है। दूसरा आप कुछ आवाजें निकालते हैं चिड़िया विड़िया? चिड़ियाओं की तो नहीं, मेरे रियली टाइगर की आवाज मुझे काफी पसंद है। आप निकालते हो? बिल्कुल। टाइगर्स जो होते हैं, तो टाइगर्स में कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है वोकल। ठीक है, जब टाइगर ग्राउल करते हैं, ग्राउल करने के कई रीजन हो सकते हैं। एक तो वो अपने बच्चों को बुलाने के लिए, एक अपनी टेरिटरी क्लेम करने के लिए, एक दूसरे टाइगर को वार्न करने के लिए, तो ये सब टाइगर के ग्राउल होते हैं। ठीक है, तो जब टाइगर क्या होते हैं, कई बार अपने आसपास बच्चों को बुलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी ग्राउल करते हैं, तो कुछ इस तरह से करते हैं। ओम ओम ओम, ये हमारे उसमें इको में ही जाएगा ये आवाज। हाँ, तो इस तरह से ग्राउल करते हैं। मेरे तो फादर डराते थे हमें ऐसे कभी कभी आवाज निकाल के गाते। मैं एक बार रानीखेत में डीपीएस का ग्रुप आया था, तो वहाँ पे बच्चों को ट्रेल पे लेके गए थे, तो उन्हीं के साथ कोई एक टीचर ने मुझे ऐसे बोल दिया कि आप थोड़ा सा कर दीजिए, तो मैं ग्राउंड गया तो सारे बच्चे इधर हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है कि मतलब अगर आप किसी एक ग्रुप को लेके जा रहे हो और 2-3 घंटे से बाघ दिख ही नहीं रहा, आप बोलोगे मैं जरा टॉयलेट करके आता हूँ, उसके बाद आप गए झाड़ियों में से, आपने ये किया और अपने कैमरे में ऐसा कह दिया, तो जितने मैक्सिमम पूरी जो सोचते हैं उनको पक्का यकीन हो जाएगा। दिस इज अ फन। तो दोस्तों, ये हमारे साथ आज हमारे इस शो पर थे मोजो भाई, मोहन जोशी जी, और जैसा हमने बताया कि इन्होंने बहुत करीब से जो है फॉरेस्ट को देखा है, नेचर को देखा है, और आपने इनको सुना, इनको समझा, और नेचर के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, जो भी हमारा ये सेशन रहा, बातचीत रही। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ बांटिए, उनको बताइए कि कि नेचर कितनी मतलब खूबसूरत चीज़ है और उससे कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए हो, आप मोहन जोशी जी से जुड़िए, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे और आप चाहेंगे तो हम जो है बीच में आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी तरह से। जैसे सर का ग्रीन एस्केप करके जो स्टार्टअप है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वो किस तरह से जुड़ सकते हैं वो आप बताएंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को जो है फॉरवर्ड कीजिए।
और हमें खूब सारा प्यार देते रहिए। और जितना हो सकता है भाई पहाड़ों में घूमो फिरो, आजादी से घूमो। Correct. और अपने साथ एक भाला जरूर रखना कि कभी भी दौड़ना पड़ सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल। Thank you so much. पूरी टीम की तरफ से आपको हम लोग बहुत 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 दिल से थैंक्स बोलते हैं कि आपने अपना टाइम दिया Thank you. और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों के साथ शेयर की, इतने फन मोमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। तो इसी के साथ हम अपने इस शो को यहीं पर ही विराम दे देते हैं और फिर एक नए गेस्ट के साथ, एक नई बातों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके अपने शो पर, जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।